Every champion was once a contender that refused to give up. यानी कि हर चैंपियन जो है वो कभी एक कंटेंडर था। कंटेंडर कौन होता है? जो किसी भी कंपटीशन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। तो हर चैंपियन जो है वो एक कंटेंडर था, लेकिन वो कंटेंडर से चैंपियन तक कैसे पहुंचा? क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया। ही रिफ्यूज्ड टू गिव अप। तो आप लोगों के लिए भी ये कोट, और ख़ासकर जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कोट बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, सटीक है। कैसे? कि हर सफल व्यक्ति है ना, जिसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है, वो भी कभी एक एस्पिरेंट था। ठीक है, जैसे वो एक सीरियल आया करता था पहले से, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वही वाला सीन है। ठीक है, कि हर सफल स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं कि हर सफल कैंडिडेट कभी एक एस्पिरेंट था। लेकिन वो एस्पिरेंट से वहां तक कैसे पहुंचा, सफल कैसे हुआ? क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया। ठीक है, तो आपको भी क्या है, गिव अप नहीं करना है। आज के दिन आप एक एस्पिरेंट हैं और आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बनेंगे। आपका भी सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आपका भी आएगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। गिव अप करने का मतलब है हार मान लेना। ठीक है, कोई भी तकलीफ़ें आ रही हैं, कोई भी चैलेंजेस, चुनौतियां आ रही हैं, उनसे हार मान के हटना नहीं है। अपने रास्ते पर, अपने पथ पर डटे रहना है। कितनी भी चुनौतियां आए, कितने भी चैलेंजेस आए, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, अपने रास्ते पर डटे रहना है। डेफिनेटली आज आप एस्पिरेंट हैं, कल आप श्योरली एक सफल कैंडिडेट होंगे जिसका नाम मेरिट लिस्ट में होगा और बहुत अच्छी रैंक के साथ होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो। ठीक है, चलिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 27 सितंबर 2024 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना भी मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। आज 27 तारीख हो गई है। कल 28 तारीख तक हमारे इस कोर्स में एनरोलमेंट होगा, जो हमारा सी सेट की लाइव क्लासेस का कोर्स है, जो स्टार्ट होने वाला है 5 अक्टूबर के दिन, है ना। और 28 सितंबर तक इसमें एनरोलमेंट है, यानी कि आज और कल आप लोगों के पास 2 दिन का समय और है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अभी भी इसमें सीट्स बची हुई हैं, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, लेकिन आज और कल सिर्फ 2 ही दिन के लिए एनरोलमेंट ओपन है, ये ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि इसके बाद एनरोलमेंट दोबारा ओपन ना हो, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, और सिर्फ 999 में आपको, ओनली एट 999 आपको ये बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग सी सेट के जो तीनों ही सेक्शंस होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों ही पार्ट्स को कवर करेंगे। और सही स्ट्रेटजी के साथ हम लोग चलेंगे तो डेफिनेटली 100+ हम लोग सी सेट में स्कोर कर सकते हैं। हालांकि चाहिए सिर्फ 66 आउट ऑफ 200, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वी स्कोर 200, सॉरी 100, एटलीस्ट 100, सो दैट कि हम सी सेट में कंफर्टेबली क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपके यहाँ से जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, वो रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प, कोई भी मदद इन सेशंस के थ्रू अगर होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, सो दैट कि आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से थोड़ा सा हमें भी हेल्प होगी और आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। सेशंस जो हैं वो इसी तरीके से लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे। ठीक है, तो ये भी मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिक्वेस्ट को निगलेक्ट या नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, और डेफिनेटली अपनी तरफ से
कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं। कल मैंने आपको बताया था, है ना, शायद कल ही हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर कुछ उसको लेकर मतलब कुछ बातचीत चल रही है। और कंडीशन जो प्री 2020 में जो गलवान वैली पर ये हुआ था इंकर्जन, उसके पहले जैसी स्थिति बनाने की बात हो रही है। तो इसको लेकर यहाँ पर चाइना ने भी ये बात कंफर्म की है कि LAC टॉक्स जो है वो चल रही है। LAC को लेकर जो बातचीत है वो प्रोग्रेस में चल रही है और कुछ कंसेंसस जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और ये एक मैं कहूँगा कि बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि आने वाले समय में अगर ये चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली हमारा जो चाइना के साथ सबसे बड़ा एक सीमा विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये हो सकता है कि कुछ हद तक सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। आने वाले समय में इसके बारे में देखेंगे क्या प्रोग्रेस होती है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और सेकंड नंबर के पेज पर, पेज नंबर 2 पर एक आर्टिकल है कि PM डेडिकेट्स 3 न्यू सुपर कंप्यूटर्स टू नेशन। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद बीच के पेजेस में ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है। आइडियाज़ और एडिटोरियल वाले पेज पर भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर हमें 2 आर्टिकल देखने हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 आर्टिकल जो डिस्कस किए गए हैं वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो ये हैं। ठीक है, एक तो आपको याद होगा अभी हमने कुछ दिनों पहले ही ये आर्टिकल मतलब कुछ पॉइंट्स इसके ज़रूर डिस्कस किए थे कि बाइडन एंड इंडिया US टाइज, कि बाइडन के जो पिछले 4 साल रहे हैं 2020 से लेकर 2024 तक के, बाइडन के मतलब बाइडन की प्रेसिडेंसी के, है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की प्रेसिडेंसी के जो पिछले 4 साल रहे हैं उनमें भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है वो किस तरीके से रहे हैं, किस तरीके से उनमें तरक्की हुई है, प्रोग्रेस हुई है, वो हमने एक एडिटोरियल के थ्रू बात की थी। यहाँ पर फिर से एक आर्टिकल आया है, पूरा डिटेल में बात कर रहा है, तो हम इसको देखेंगे। और एक आर्टिकल बेसिकली है कैफिए को लेकर। अब ये कैफिए बेसिकली जो हेड स्कार्फ वॉन किया जाता है, पहना जाता है, उसको लेकर है। अब क्यों ये चर्चा में है ये भी हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली आज के हमारे जो 3 आर्टिकल हैं वो मैंने आपको बता दिए, 2 ये हैं और एक वो सुपर कंप्यूटर वाला है। ठीक है, तो इन 3 आर्टिकल्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहूँगा और वो है हमारी टेस्ट सीरीज़ को लेकर। ठीक है ना, 2025 का UPSC सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स आप में से जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसमें एक तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ आप कह सकते हैं, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा 16 महीने का, और साथ ही साथ आपको CSET के टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सारा कुछ ओनली एट 849 रुपीज़। ठीक है, टोटल 91 टेस्ट, 5300 MCQs, टोटल 91 टेस्ट, ये आपको मिल रहा है ओनली एट 849 रुपीज़। ठीक है, तो इसके थ्रू आपका जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, CSET तीनों ही चीज़ें कवर हो रही हैं। इसके बाद अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको ओनली एट 699 में मिल रही है। ठीक है, 81 टेस्ट हैं, 4500 MCQs हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है 449 में, 45 टेस्ट, 2500 MCQs। अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं जिसमें 16 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया गया है, 32 टेस्ट रहेंगे, 1600 MCQs रहेंगे, तो दिस विल बी अवेलेबल एट 299। और अगर सिर्फ आप CSET के फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, 800 MCQs, 80 क्वेश्चंस पर टेस्ट रहते हैं CSET में, तो दिस इज़ अवेलेबल एट 249। तो आप इनमें से जिसमें भी एनरोल करना चाहें, है ना, मैंने आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिखाए हैं, तो जिसमें भी आप इसमें एनरोल करना चाहें आप कर सकते हैं। एनरोलमेंट्स ओपन है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये प्राइजेस जो हैं वो कुछ समय के बाद इंक्रीज़ कर सकते हैं एज द नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट्स राइज, नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट्स इंक्रीज़, तो ये जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और 2025 के प्रीलिम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप इन टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज़ आपको ठीक लगे
है ना। चाहे आप ये ऑल इन वन ले लें, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सी सेट, तीनों ही चीज़ें हैं, या फिर आप जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स ले सकते हैं, या सिर्फ जनरल स्टडीज़, सिर्फ करंट अफेयर्स, सिर्फ सी सेट, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल जो है करंट अफेयर्स ओकुल, उसमें भी इसके लिंक है, लिंक को ऊपर पिन किया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर इन सब के बावजूद आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई लिंक नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अगेन यू हैव दिस नंबर, व्हाट्सएप का नंबर है 9150449990, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो वो भी सॉल्व कर दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको अगर लिंक्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, अब हम लोग अपने जो आज के 3 आर्टिकल्स का मैंने जिक्र किया उनकी तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल है कि पीएम डेडिकेट्स 3 न्यू सुपर कंप्यूटर्स टू नेशन, है ना। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर देश को 3 सुपर कंप्यूटर जो हैं वो समर्पित किए हैं। तो 3 न्यू सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड एट प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि 3 बड़े जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, दिल्ली, पुणे और कोलकाता, वहाँ पर इनको इंस्टॉल किया गया है। और क्यों किया गया है? ताकि जो एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन या हाई एनर्जी फिज़िक्स के जो क्षेत्र हैं, उनमें रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 सुपर कंप्यूटर्स को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझे। अब इसके बाद आगे लिखा गया है कि इन सुपर कंप्यूटर्स के अलावा जो कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल है फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च, इसको भी अपग्रेड किया गया है। कैसे? बाय सेटिंग अप हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम्स, द 2 एटमॉस्फेरिक साइंस इंस्टीट्यूट्स, वन इन पुणे एंड द अदर इन नोएडा, विच ऑलरेडी हैव अ सुपर कंप्यूटर ईच। ठीक है, यहाँ पर पहले से सुपर कंप्यूटर थे। अच्छा, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने आईएमडी के अपग्रेड को लेकर बात की थी, है ना, कि आईएमडी के जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको अपग्रेड करने को लेकर बात की थी। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है ना, कि कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च, इसको सिग्निफिकेंटली अपग्रेड किया गया है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा।
ठीक है, आई होप क्लियर है बात जो मैंने समझाई कि आईएमडी के अपग्रेड को लेकर बात की थी, है ना। तो वही ये वाली चीज़ वही है, ठीक है। अब इसको कैसे अपग्रेड किया गया है कि हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो दो एटमॉस्फेरिक साइंस के इंस्टीट्यूट हैं, एक पुणे में है, एक नोएडा में है ना। पुणे महाराष्ट्र, नोएडा यूपी। तो वहाँ पर ये हाई कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं इनको अपग्रेड किया गया है। अच्छा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो सुपर कंप्यूटर्स हुआ करते थे, ठीक। अब इसके बाद आगे लिखा है कि ये जो दो सुपर ये हैं एचपीसी सिस्टम्स हैं, हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं डेडिकेटेड फॉर क्लाइमेट साइंस, इनकी जो टोटल वर्थ है वो लगभग 850 करोड़ है। और टुगेदर दे हैव एलिवेटेड द कंप्यूटिंग कैपेसिटी अवेलेबल विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फ्रॉम 6.8 पेटाफ्लॉप्स 5 years ago टू अ टोटल ऑफ 22 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के पास कंप्यूटिंग कैपेसिटी हुआ करती थी, कंप्यूटिंग कैपेसिटी को बेसिकली पेटाफ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, तो 6.8 पेटाफ्लॉप्स हुआ करती थी 5 साल पहले, और अब ये बढ़ के टोटल 22 पेटाफ्लॉप्स हो चुकी है। ठीक है, जो 3 नए सुपर कंप्यूटर का जिक्र मैंने किया, ये तीनों ही जो हैं वो इंडिजीनियसली बिल्ट हैं, ठीक है, मतलब भारत में ही बने हैं। और परम रुद्र कंप्यूटर्स जो हैं उसी का ये पार्ट है, डेवलप्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और कुल मिला के 130 करोड़ की लागत से ये बने हैं। अब इनमें से एक जो है उसको इंस्टॉल किया गया है पुणे के निकट, पुणे के नज़दीक जो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है उसके पास, है ना, जो कि दुनिया का वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप है इन द मीटर वेव रेंज। ठीक है, ये जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद दूसरा जो है ना, एक तो पुणे में इंस्टॉल किया गया है, बाकी दो जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, एक दिल्ली बेस्ड इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर में, और दूसरा जो है वो कोलकाता के एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, यहाँ पर इनको इंस्टॉल किया गया है। एंड बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस, ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हाई एनर्जी फिजिक्स रिसर्च में काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनमें से इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है, जो दिल्ली में जो दिल्ली में इंस्टॉल किया गया है IUAC में, इसकी कैपेसिटी है 3 पेटाफ्लॉप की। ठीक है, जो GMRT में लगाया गया है पुणे में, उसकी कैपेसिटी है 1 पेटाफ्लॉप की, और एस.एन. बोस इंस्टीट्यूट में जो लगाया गया है उसकी कैपेसिटी है 838 टेराफ्लॉप्स। ठीक है, इसके बाद जो दो हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम्स आपके इसके लिए वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट रिसर्च के लिए लगाए गए हैं, उसमें एक है आर्का सिस्टम, ठीक है, एक है HPC आर्का, जो कि IITM पुणे में लगाया गया है। इसकी कैपेसिटी है 11.77 पेटाफ्लॉप्स, एंड इट विल फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्प इम्प्रूव द कंट्रीज हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन ऑफ इट्स ग्लोबल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 12 किलोमीटर। आपको याद होगा हमने IMD अपग्रेड वाले आर्टिकल में ये बात की थी, एक पॉइंट हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि IMD जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, और साथ ही साथ जो हाइपर लोकलाइज्ड इवेंट्स हैं, जो हाइपर लोकलाइज्ड इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब वो ये तो बता देगा कि इस शहर में इतनी बारिश होगी, आज के दिन में बारिश होगी, लेकिन शहर के किस हिस्से में कितनी बारिश होगी या कब बारिश होगी ये थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है। ठीक है, इस तरीके के प्रेडिक्शंस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जो हाइपर लोकल इवेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट नहीं हो पाते। उसके पीछे रीज़न क्या था कि मैंने आपको बताया था कि जो फोरकास्टिंग के लिए रिजोल्यूशन यूज़ किया जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया का था, है ना, और उसी को कम करने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है, ठीक है, कि जो ग्लोबल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं उनके हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर का एग्जिस्टिंग है उसको 6 किलोमीटर में लाया जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो है ये HPC अरुणिका, HPC का मतलब है हाई पावर कंप्यूटिंग, अरुणिका बेसिकली ये सेटअप किया गया है नोएडा में, कम्स विद आ 8.24 पेटाफ्लॉप कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी 8.24 पेटाफ्लॉप है। और दिस HPC विल प्रूव बेनिफिशियल इन अपग्रेडिंग वेदर फोरकास्ट रिजोल्यूशंस एट ब्लॉक लेवल्स। तो वेदर फोरकास्टिंग का जो रिजोल्यूशन है ब्लॉक लेवल्स पर, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इसको इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा या आपको पता है वटेवर, बट सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा
कि ये जो HPC आर्का है और जो HPC अरुणिका है ये किन सिस्टम्स को रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले ही मैंने आपको बताया कि इस तरीके के हाई कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं, बट उनको रिप्लेस करके ये दो वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि HPC आर्का विच इज़ इंस्टॉल्ड एट पुणे एंड HPC अरुणिका विच इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड एट नोएडा, ये किन सिस्टम्स को रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, दो सिस्टम्स हैं जिनको रिप्लेस करके ये दो इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में, ये आपको हो सकता है कि ना पता हो, तो कोई बात नहीं, इंटरनेट में सर्च करके बताइएगा, बट बताइएगा भी और साथ ही साथ अपने नोट्स वगैरह में नोट डाउन भी कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए इसके बाद ये वाला आर्टिकल देखते हैं, बाइडेन एंड इंडिया US टाइज। ठीक है, देखो अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका के यात्रा पर थे और वहाँ पर क्वाड जो ग्रुप है, ठीक है, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो एक ग्रुप है क्वाड, उसके लीडर्स की समिट हुई थी और उसके साइडलाइंस में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 21 सितंबर के दिन। एंड दिस माइट वेल हैव बीन द फाइनल टेटे टेटे, ये एक बेसिकली एक फ्रेज है, टेटे टेटे का मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग। ठीक है, तो ये कहा गया है कि दिस माइट वेल हैव बीन द फाइनल टेटे टेटे बिटवीन द टू वर्ल्ड लीडर्स बिफोर बाइडेन लीव्स द व्हाइट हाउस इन जनवरी 2025। तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों लीडर्स के बीच में इस तरीके की आखिरी मुलाकात है, क्योंकि अभी नवंबर में वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2025 के जनवरी में बाइडेन जो है वो वाइट हाउस को छोड़ देंगे, क्योंकि नेक्स्ट प्रेसिडेंट विल आइदर बी कमला हैरिस, ठीक है, जो इनकी पार्टी की ही है, अभी वाइस प्रेसिडेंट है, और आइदर इट विल बी डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो वैसे भी अपना ऑफिस खाली करेंगे ही करेंगे, है ना। अब इसके बाद आगे लिखा है कि द बाइडेन प्रेसिडेंसी हैज़ बीन एनॉर्मसली कंसिक्वेंशियल फॉर इंडिया US टाइज, यानी कि बाइडेन की जो प्रेसिडेंसी थी, मतलब ड्यूरिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बाइडेन, भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध रहे हैं उसके लिए इनकी जो प्रेसिडेंटशिप या प्रेसिडेंसी है वो बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित हुई है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगभग 1 घंटे के आसपास की जो मीटिंग या वार्ता इनकी हुई है उसमें इन्होंने ये कहा कि इनके देश की पार्टनरशिप भारत के साथ स्ट्रॉन्गर, क्लोज़र एंड मोर डायनेमिक देन एनी टाइम इन हिस्ट्री, कि आज के समय में अमेरिका के जो रिश्ते हैं भारत के साथ वो इतिहास में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, इतने ज़्यादा क्लोज और इतने ज़्यादा डायनेमिक कभी नहीं थे, ऐसा इन्होंने कहा है। अब इनको ये भी कहा जाता है ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ इंडिया। कैसे, देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन्स एडवोकेसी ऑफ स्ट्रॉन्गर टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज फार प्रीडेट्स हिज एंट्री इनटू द ओवल ऑफिस। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जब से ये राष्ट्रपति बने हैं तब से ही इनका भारत के प्रति लगाव या भारत के प्रति झुकाव रहा है। ठीक है, ये अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले, बेसिकली यहाँ पर एक टर्म दिया गया है ओवल ऑफिस। ओवल ऑफिस बेसिकली जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है व्हाइट हाउस में, उसको कहा जाता है। तो अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले, मतलब प्रेसिडेंटशिप में आने से पहले, 2020 से पहले भी इनका जो, मतलब ये पहले से भी चाहते थे कि दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं वो मजबूत रहें। अब देखो 2006 की अगर मैं बात करूं तो उसमें जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा के ये वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले थे, उससे भी पहले, उससे भी 3 साल पहले, बाइडेन आर्टिकुलेटेड हिज विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया US रिलेशंस। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों के फ्यूचर या भविष्य के बारे में इनका विजन था पहले से। इन्होंने ये कहा था कि माई ड्रीम इज़ दैट इन 2020 द टू क्लोजेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड विल बी इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन्होंने वहाँ पर उस समय ये कहा था कि मेरा सपना ये है कि 2020 में जो दुनिया के दो सबसे नज़दीकी देश रहेंगे वो कौन रहेंगे, भारत और अमेरिका। ऐसा इन्होंने कहा था कि ये मेरा सपना है। इसके बाद 2008 में जब ये सीनेटर थे, मतलब वहाँ की जो, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हमारे वहाँ होते हैं ना MPs वगैरह, उस तरीके से, तो जब ये वहाँ के सीनेटर थे तो ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों के साथ मिलकर इन्होंने काम किया टू गेट द लैंडमार्क इंडिया US न्यूक्लियर डील अप्रूव्ड इन द US कांग्रेस। मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है
वहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर सिविल डील हुई थी, सिविल न्यूक्लियर डील, उसको अप्रूव कराने में भी इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड दिस वॉज डिस्पाइट द इनिशियल रिजर्वेशंस ऑफ सून टू बी प्रेसिडेंट ओबामा ऑन द मैटर। हालांकि ओबामा उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा रिजर्व महसूस कर रहे थे, मतलब ही वॉज नॉट रेडी, पूरी तरीके से वो तैयार नहीं थे, बट उसके बावजूद ये चीज़ें यहाँ पर हुई। ठीक है, और भारत और अमेरिका के बीच में इस तरीके की सिविल न्यूक्लियर डील जो है वो यूएस की कांग्रेस में, यानी कि यूएस की जो पार्लियामेंट है ना, वहाँ पर अप्रूव हो पाई। अब उसके बाद जब ये वाइस प्रेसिडेंट बने, ही वॉज वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बराक ओबामा। ठीक है, बराक हुसैन ओबामा की प्रेसिडेंट, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उनके कार्यकाल के दौरान ही वॉज वाइस प्रेसिडेंट। तो उस समय बाइडेन कंटिन्यूड वर्किंग टूवर्ड्स फर्दरिंग इंडिया यूएस टाइज। तो उसके बाद ये भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम करते रहे। ये 2013 में अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ भारत आए थे और बाकी लोगों से भी मिले थे, और मुख्यतः भारत में आके उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी से भी इनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद अगस्त 2022 में डेमोक्रेटिक के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के रूप में इन्होंने ये कहा था, मतलब जब ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, इन्होंने ये कहा था कि दैट ही वुड स्टैंड विद इंडिया इन कन्फ्रंटिंग वेरियस थ्रेट्स अलोंग इट्स बॉर्डर्स। इन्होंने ये कहा था कि भारत जो अपने बॉर्डर्स पर जो भी उसके खतरे हैं उनसे जो लड़ रहा है भारत, उसमें अमेरिका जो है वो उसका साथ देगा, ऐसा भी इन्होंने कहा था। हिज पर्सनल एफिनिटी टू इंडिया असाइड, ठीक है, अब इंडिया के साथ इनके जो पर्सनल एफिनिटी थी, या जो आप कह सकते हैं कि एक पर्सनल लगाव था, उसको अगर हम साइड में रखें भी, तो प्रेसिडेंट बाइडेन इनहेरिटेड अ स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएस रिलेशनशिप फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद होगा अभी हमने 2-3 दिन पहले जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें भी हमने ये बात की थी। आई थिंक 2-3 दिन पहले नहीं, पिछले हफ्ते लास्ट वीक डिस्कस किया था, सी राजा मोहन का ही शायद आर्टिकल था, है ना। तो उसमें भी हमने ये बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ थी उन्हीं को इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, अभी देखो कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पहली बार फ्रेम्ड चाइना एज अ स्ट्रेटेजिक राइवल। तो पहली बार बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ये समझा गया, ये माना गया कि चाइना जो है वो अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक राइवल है। ठीक है, और अमेरिका का एडवर्सरी या अमेरिका के अगेंस्ट है। तो इसीलिए इन्होंने जो है वो वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली की पोजीशन को अलाइन किया। डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, और इसी रिगार्ड में बाइडेन कैरी ट्रम्प्स लेगेसी फॉरवर्ड। तो इस चीज़ को लेकर, यानी कि इस आप कह सकते हैं इस क्षेत्र में या इस डोमेन को ले, इस डोमेन में जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी उसी को बाइडेन ने भी आगे बढ़ाया, उसी विरासत को, उसी लेगेसी को उन्होंने भी आगे कैरी फॉरवर्ड किया। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि ट्रंप ने जो क्वाड ग्रुपिंग है, ठीक है, इसको रिवाइव किया 2017 में, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। 2021 में बाइडेन जब राष्ट्रपति बने उसके कुछ महीनों के बाद ही क्वाड को जो है वो लीडर्स के लेवल तक एलिवेट किया गया, हाईएस्ट इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, और इन्होंने पहली क्वाड के लीडर्स की समिट जो है वो उसी साल मार्च में होस्ट की, अपने राष्ट्रपति बनने के 2 महीने पहले। ठीक है, मतलब जनवरी 2021 में ये बने, उसके 2 महीने के बाद। उसके बाद से राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी लीडर्स लेवल पर 6 बार मिल चुके हैं, और 4 टाइम इनकी इन पर्सन यानी कि पर्सनल मुलाकात भी हो चुकी है। अगर बायलैटरल फ्रंट पे बात करें तो दोनों की कम से कम 10 बार मुलाकात हुई है, और 2 बार वर्चुअल, ठीक है, मतलब ऑनलाइन जो है उस तरीके से भी बातचीत हुई है। अब इसके बाद टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन या टेक्नोलॉजी को लेकर सहयोग की अगर हम बात करें, तो न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन रियलाइज्ड इन पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड दैट दे नीडेड टू फ्रेम देयर ट्राइज इन ड्यूरेबल टर्म्स। कि पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, यानी कि जो पेंडेमिक अभी हुआ ये कोरोना वाला कोविड-19, उसके बाद दोनों ही देशों ने ये रियलाइज़ किया कि इनको अपने जो संबंध है वो ड्यूरेबल टर्म्स में बनाने होंगे। ड्यूरेबल टर्म्स का मतलब है कि ऐसा
ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले। ठीक है, तो उस तरीके के टर्म्स या उस तरीके के संबंध इनको बनाने होंगे। इन्होंने दोनों ही देशों ने ये रियलाइज़ किया, और दोनों ही देश जो हैं वो चाहते थे कि टू डिरिस्क देमसेल्स फ्रॉम द फ्यूचर चाइना रिलेटेड डिसरप्शंस, कि आने वाले समय में कि चाइना की वजह से किसी भी प्रकार की कुछ रुकावटें या डिसरप्शंस आएँ, तो उससे दोनों ही चाहते थे कि हमें किसी प्रकार का कोई रिस्क या खतरा ना हो, ऐसा भी चाहते थे। और ये चाहते थे कि बिकम अ पार्ट ऑफ रेजिलियंट ग्लोबल सप्लाई चेन, है ना, कि हम एक रेजिलियंट ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम रहे। ठीक है, अब इंडिया की ये विश थी, ये इच्छा थी कि वो यूएस लेड टेक इकोसिस्टम का पार्ट बने। कोई भी बड़ा देश पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद के समय में सक्सीड नहीं हुआ है विदाउट द टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन फ्रॉम वॉशिंगटन, कि जब तक वॉशिंगटन ने उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दिया, यानी कि अमेरिका ने उनका तकनीकी रूप में सहयोग नहीं किया या उनको सपोर्ट नहीं किया, तो उसके बिना कोई भी देश जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद के समय में देखा गया है कि कोई भी देश सक्सीड या सफल नहीं हुआ है। चाहे आप जापान और जर्मनी की बात कर लें, है ना, वॉर के एकदम बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, या फिर आप बात कर लें रिसेंट टाइम्स में सिंगापुर या ताइवान की, तो ये सब तभी सफल हो पाए हैं जब अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया है। और ये भी माना जाता है कि चाइना के राइज में भी कुछ हद तक अमेरिका के सपोर्ट का ही रोल है। अमेरिका ने चाइना को भी सपोर्ट किया और उसी वजह से चाइना जो है वो इतना ज़्यादा राइज कर गया। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर माना जाता है। आई होप क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे लिखा है कि बाइडन सॉ द अपॉर्चुनिटी इन इंक्लूडिंग इंडिया इनटू द यूएस टेक इकोसिस्टम। तो बाइडन ने बेसिकली एक अवसर या एक ऐसा मौका देखा कि जिसमें भारत को, मतलब उन्होंने ये समझा कि भारत को यूएस का जो टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम है उसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और इसी दिशा में दोनों ही देश, अमेरिका और भारत ने काम करना शुरू किया 2022 में। फिर 31 जनवरी 2023 में दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन्होंने लॉन्च किया ICET, दैट इज़ इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, वॉशिंगटन में इस चीज़ को लॉन्च किया गया टू फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस के लिए ये लॉन्च किया गया। एंड इनेबल को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन टेक्नोलॉजी स्फेयर, और टेक्निकल स्फेयर में यानी कि टेक्निक के क्षेत्र में को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की बात यहाँ पर की गई। ICET ऑल्सो लुक टू कनेक्ट द टू कंट्रीज रिस्पेक्टिव इनोवेशन इकोसिस्टम। दोनों ही देशों के जो इकोसिस्टम थे, इनोवेशन इकोसिस्टम थे, उनको भी कनेक्ट करने का यहाँ पर प्लान इसमें रखा गया है। स्पेशली AI के क्षेत्र में, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, टेलीकॉम के क्षेत्र में, स्पेस, बायोटेक, सेमीकंडक्टर्स और जो भी इमर्जिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सभी में। इसके बाद NSA लेवल पर 3 मीटिंग होती हैं, और मोस्ट रिसेंट जो है वो NSA अजीत डोवाल और उनके जो, मतलब अमेरिका के जो ये हैं NSA हैं, दैट इज़ जैक सुलिवन, इनके बीच में जून 2024 में सबसे रिसेंट अभी मुलाकात होती है। तो आउटकम्स ऑफ ICET आर नाउ विजिबल। अब ICET के जो आउटकम्स हैं, जो परिणाम हैं, वो दिखने लगे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी की जो रिसेंट विजिट हुई है अमेरिका में, उसमें ये देखा गया कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि अमेरिका जो है वो भारत में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाएगा, जिसमें चिप्स बनाई जाएंगी नेशनल सिक्योरिटी के यूज़ के, मतलब जो यूज़ आएंगी उसमें, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन में और ग्रीन एनर्जी के एप्लीकेशंस में वो चिप्स का इस्तेमाल होगा। दोनों ही बाइडन और मोदी ने इस वाटरशेड अरेंजमेंट को हेल किया है। हेल करने का मतलब है कि इसका स्वागत किया है। इन विच US मिलिट्री हैज़ एग्रीड टू अ पार्टनरशिप विद इंडिया ऑन हाईली वैल्यूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें अमेरिका के मिलिट्री ने एग्री किया है कि वो हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी को लेकर भारत के साथ पार्टनरशिप करेगा। तो इस चीज़ का भी दोनों ही देशों ने स्वागत किया है। अब ये जो फैब यानी कि जो फैब्रिकेशन प्लांट है, that focused on advanced sensing, communication and power electronics will be enabled by support from the India Semiconductor Mission as well as strategic technology partnership between Bharat Semi, Third Eye-Tech and US Space Force। ठीक है, तो इन सब का, इनके सपोर्ट से ये जो फैब्रिकेशन प्लांट है वो बनेगा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि इट विल बी एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
इसमें मतलब किस उद्देश्य के साथ ये लगाया जा रहा है कि इसमें इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर जो हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ड्राइंग अ पैरेलल विद द इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, सोर्सेज सेट द फेब टाइटल्ड शक्ति और पावर वुड नॉट ओनली बी द फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया बिजनेसेस एंड द यूएस स्पेस फोर्स बट ऑल्सो अ फर्स्ट इन द क्वाड, कि ये एक तरीके से सिर्फ भारत के जो मतलब इंडियन बिजनेसेस और यूएस स्पेस फोर्स है सिर्फ उसके बीच की ये पहली पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि ऐसी किसी भी तरीके की पार्टनरशिप क्वाड में भी अभी तक नहीं हुई है। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि दिस मार्क्स अ ग्लास सीलिंग ब्रोकन इन टेक डिप्लोमेसी, ठीक है, कि एक ग्लास सीलिंग जो थी उसको यहाँ पर ब्रेक किया गया है। ग्लास सीलिंग का मतलब मैंने आपको कुछ समय पहले भी बताया था कि मतलब कोई ऐसी चीज़ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है बट आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर की गई है टेक डिप्लोमेसी के क्षेत्र में, बाय रेजिंग द गेम एंड गोइंग इनटू ट्रू चिप फैब्रिकेशन, ठीक है, ट्रू चिप फैब्रिकेशन यहाँ पर किया जाएगा, मतलब फैब्रिकेशन यहाँ पर चिप्स को बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ ये एक होली ग्रेल रहा है सेमीकंडक्टर्स के लिए। होली ग्रेल का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं बट इट इज़ हार्ड टू अचीव, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर हुई है कि सिर्फ टेस्टिंग और असेंबली की यूनिट नहीं है ना, जैसे कि पहले यूएस और इंडिया के अरेंजमेंट्स में होता था, यहाँ पर फैब्रिकेशन होगा चिप्स का, ठीक है। अब इसके बाद आगे लिखा है कि बियॉन्ड द फेब इंडिया एंड यूएस आर वर्किंग ऑन अ ब्रॉड रेंज टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स फ्रॉम जॉइंट रिसर्च हो रही है नासा और इसरो के बीच में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर, है ना, टू अ पैक्ट ऑफ फॉर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स एंड इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एशिया एंड अफ्रीका। आपको याद होगा कल ही हम लोगों ने बात किया था कि भारत को किस तरीके से जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत नेशनल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क है उसमें भी शामिल कर लिया गया है, और उसमें बेसिकली मेन फोकस इसी चीज़ के ऊपर है ना, कि क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है उसको इस्टेब्लिश करने को लेकर वो रेजिलियंट होनी चाहिए, वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है ना। और इसके बाद लिखा है कि देयर हैज़ ऑल्सो बीन प्रोग्रेस रिगार्डिंग अ डील फॉर 31 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट विच इंडिया वुड एक्वायर फ्रॉम द यूएस। तो इस चीज़ को लेकर भी प्रोग्रेस चल रही है कि दोनों देशों के बीच में 31 यानी कि 31 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट इनको लेकर भी डील चल रही है जो भारत अमेरिका से एक्वायर करेगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझे। अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट में ये लिखा गया है कि सम हेडविंड्स एंड टाइज। मैंने आपको हेडविंड्स और टेलविंड्स का मतलब बताया था अगर आपको याद है तो, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं, क्लियर है। हेडविंड्स और टेलविंड्स का मतलब क्या होता है? हेडविंड्स और टेलविंड्स मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई है अगर आपको याद है तो। हेडविंड्स और टेलविंड्स का मतलब होता है, हेड का मतलब है फेस, ठीक है, सर, टेल का मतलब होता है बैक साइड। तो हेडविंड्स का मतलब है कि जो जैसे आप चल रहे हैं, यू आर मूविंग, तो हवा जो है वो आपके फेस पर पड़ रही है, ठीक है। तो अगर आप चलते हुए हवा आपके फेस पर पड़ रही है या आपके हेड पर पड़ रही है तो इट इज़ गोइंग टू रेजिस्ट योर मूवमेंट, ठीक है, वो आपके जो फॉरवर्ड मूवमेंट है उसको कहीं ना कहीं रेजिस्ट करेगी, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी, ठीक है। और वहीं अगर टेल विंड की मैं बात करूं, टेल विंड का मतलब है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड और हवा आपको पीछे से लग रही है, तो पीछे की तरफ से अगर आपको हवा लग रही है तो इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट योर मूवमेंट। तो हेडविंड का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हैं चैलेंजेस, ठीक है, या कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स, उसकी बात हो रही है। आई होप क्लियर है वर्ड। तो यहाँ पर कुछ हेडविंड्स की बात की गई है। देखो यहाँ पर यह लिखा है कि ये सब कुछ बातें तो ठीक है जो हमने अभी तक करी, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंधों में जो हेडविंड्स है उसको भी आप नज़रअंदाज या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मोस्ट नोटेबली इनमें सबसे ज़्यादा जो नोट करने लायक या उल्लेखनीय जो ये हेडविंड रहा है रिसेंट मंथ्स में, दैट इज़ द एलिज्ड असैसिनेशन प्लॉट अगेंस्ट यूएस बेस्ड
प्रो खालिस्तान सेपरेटिस्ट, दैट इज गुरपतवंत सिंह पन्नून। ठीक है, ये बेसिकली एक इशू रहा है जिसमें ये कहा गया था कि भारत जो है वो इस व्यक्ति की हत्या करवाना चाहता है। इस तरीके का एक इशू पूरा भी बीच में चला था, आपको आई होप याद होगा। ठीक है, और टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स टुक प्लेस डेज बिफोर पीएम मोदी विजिट टू यूएस। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका जाने से पहले कुछ दिनों पहले दो मुख्य डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुए हैं। सबसे पहला तो अगर मैं बताऊं तो ये है कि पिछले हफ्ते यूएस के कोर्ट ने जो एनएसए है हमारे, दैट इज़ अजीत डोभाल, उनके खिलाफ समन जारी कर दिए थे। ठीक है, और वो इसी चीज़ को लेकर थे क्योंकि ये जो पन्नून है इन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया था सीकिंग डैमेजेस फॉर द एलिज्ड असैसिनेशन प्लॉट, कि ये जो असैसिनेशन का पूरा प्लॉट था, जो मतलब ये मामला था, इसको लेकर जो भी उनको नुकसान हुए हैं उसको, उसकी भरपाई को लेकर, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इस तरीके का एक सिविल सूट फाइल किया था। और हालांकि इंडिया ने कहा कि ये जो भी आरोप लगाए गए हैं दे आर कम्प्लीटली अनवारंटेड, अनसब्सटेंशिएटेड इम्प्यूटेशंस हैं। हालांकि इस बार भारत के साथ, मतलब प्रधानमंत्री के साथ, जब भी ऐसी कोई बड़ी विदेश यात्रा होती है तो उसमें एनएसए जाते हैं। ठीक है, बट इस बार की यात्रा में एनएसए जो है वो भारत के ऑफिशियल डेलीगेशन से एब्सेंट थे। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि हमारे देश में अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहे हैं और कुछ हमारे देश के अंदर ही डोमेस्टिक कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से वो अमेरिका नहीं गए। बट इस तरीके की चर्चाएं भी हो रही हैं क्योंकि उनके खिलाफ समन जारी किए गए थे। अगर वो अमेरिका जाते तो हो सकता है कि उनको वहाँ पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके, मतलब किया जा सकता था, इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही हैं। इसके बाद आगे लिखा है द फैक्ट दैट अ ग्रुप ऑफ सिख एक्टिविस्ट एंड प्रो खालिस्तान सेपरेटिस्ट visited the White House on the eve of PM Modi's US visit was also a signal to New Delhi। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जिस दिन अमेरिका पहुंचने वाले थे उसके पहले शाम को कुछ सिख एक्टिविस्ट और प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो हैं वो व्हाइट हाउस तक पहुंच गए थे। लोकल मीडिया ने डेलावेयर बेसिकली वही जगह थी जहां पर क्वाड की मीटिंग हुई है ना, जो मैंने बताया था कि जो बाइडेन का होम टाउन भी है। तो लोकल मीडिया ने डेलावेयर में ये रिपोर्ट किया कि प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर्स कुड सीन अलॉन्ग द रूट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स मोटरगेट, मतलब जहाँ से प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला है वो जाना था वहाँ पर इनको देखा गया, इस तरीके के प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स को। अब इंडिया को ये जो इश्यूज हैं, है ना, इंडिया हैज़ टू एड्रेस दिस इशू टू रिमूव एनी मिसगिविंग्स इन वॉशिंगटन अबाउट न्यू दिल्लीज डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स। ठीक है, कि भारत के जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब भारत की जो लोकतांत्रिक क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, उसको लेकर किसी तरीके का कोई गलत संदेश ना जाए। तो इसलिए भारत को ये जो इशू है ये सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन साउथ ब्लॉक ये बिलीव करता है कि दैट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स द टू कंट्रीज स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विज़ावी चाइना मीन्स दैट सच चैलेंजेस आर ओनली माइनर रिंकल्स टू बी आयरन्ड आउट। लेकिन साउथ ब्लॉक, मतलब जो आपका इंडिया का ये है ऑफिशियल्स के जो ये हैं ऑफिसेज वगैरह हैं, ठीक है, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक, तो वो ये बिलीव करता है कि जो मतलब बहुत बड़े बड़े हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध चल रहे हैं बड़े बड़े चीज़ों को लेकर, है ना, तो उसमें इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें जो है वो कोई एक बहुत बड़ा इशू नहीं है ना, वो माइनर रिंकल्स हैं टू बी आयरन्ड आउट। मतलब माइनर रिंकल्स टू बी आयरन्ड आउट, मतलब इन्होंने एक तरीके से एक फ्रेज़ यूज़ किया है कि मतलब ये संबंधों को लेकर, मतलब जिस लेवल पर हमारे संबंध चल रहे हैं तो उसमें इस तरीके के छोटे मोटे इशू कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे आपके कपड़ों पर कुछ सिलवटें पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उनको आयरन आउट या उनको आप आयरन करके प्रेस करके निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। तो वही ये कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, अब विद बाइडन लीविंग द ऑफिस अर्ली नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बाइडन अगले साल की शुरुआत में अपना ऑफिस छोड़ देंगे, तो नई दिल्ली या भारत जो है वो कीनली इस बात के ऊपर नज़र लगाए रहेगा जो नवंबर में वहाँ के चुनाव होने हैं, ये देखने के लिए कि कौन उनकी लीगेसी या विरासत को आगे लेके जाता है। क्या वो वाइस प्रेसिडेंट या करंट जो डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी हैं कमला हैरिस वो होती हैं, या फिर जो बाइडन के प्रेडिसीजर जो उनसे पहले थे और रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो कौन होता है जो बाइडन की लीगेसी या विरासत को लेकर आगे चलता है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए। ठीक है, कि किस तरीके से जो बाइडन के प्रेसिडेंट के दौरान भी या उससे पहले भी भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध में
इनकी प्रेसिडेंसी का क्या रोल रहा है, ठीक है। बोथ द वेज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। एंड आई थिंक ये वाला आर्टिकल और जो अभी हमने कुछ दिनों पहले सी राजा मोहन का आर्टिकल इसी टॉपिक पर डिस्कस किया था, तो दोनों आर्टिकल्स मिला के आई होप आपके पास इनफ कंटेंट हो गया है कि आप आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और आंसर्स लिखने का मतलब मेरा हमेशा ये होता है, या इनफ कंटेंट का मतलब ये होता है कि यू हैव अ एटलीस्ट 250 वर्ड कंटेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में 150 और 250 वर्ड्स के ही क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्कर 15 मार्कर उस हिसाब से। तो आपको हमेशा कोई भी कंटेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, ट्राई टू प्रिपेयर इट फॉर 250 मार्क्स, क्योंकि 250 मार्क्स का कंटेंट अगर 250 वर्ड्स का अगर आपके पास कंटेंट है तो आप उसको कट शॉर्ट करके 150 तो कर सकते हो, ठीक है। कि आपको लगे कि कुछ पॉइंट शॉर्ट में लिखने हैं या कुछ पॉइंट्स आपको लगे कि स्किप करने हैं तो कर सकते हो। बट 150 का अगर कंटेंट आपके पास है उसको आप 250 नहीं बना पाओगे, वो मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप उसको एक्सटेंड कैसे करोगे इतना ज़्यादा, ठीक है। 60% एक्सटेंड कर पाना कंटेंट को मुश्किल है। और मैंने हमेशा एक चीज़ और भी कही है कि अगर 250 वर्ड्स के कंटेंट का मैं बात कर रहा हूँ टू बी रिटन इन द पेपर, तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट 350 से 400 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। 100% याद थोड़ी होता है, कुछ ना कहीं भूलते ही हैं। तो इसलिए इतना कंटेंट अपने पास रखें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि हर टॉपिक के ऊपर आपके पास इतना कंटेंट, मतलब जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसको लेकर इतना कंटेंट आपके पास होना चाहिए। बिकॉज ये देखा गया है पिछले साल, इस साल, उससे पिछले साल, कि जो टॉपिक ऐसा लगे, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर आपको लगता है कि 250 वर्ड्स का कंटेंट या 250 वर्ड्स का क्वेश्चन इज़ नॉट पॉसिबल, बट उसमें यूपीएससी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना होगा इन चीज़ों के लिए भी, और कोशिश करनी होगी कि कंटेंट आपके पास हो, सो दैट एटलीस्ट, ठीक है, कुछ भी वेग आंसर करने की बजाय या क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय एटलीस्ट आप उसमें कुछ लिख के आएँ, ठीक है, कुछ तो लिख के आएँ, है ना। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी चुनौती वहाँ पर होती है कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे। एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपको आता है आपने उसमें बहुत टाइम ले लिया, उसमें आपने अपना कंटेंट बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि उड़ेल उड़ेल के डाल दिया, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या जिसके बारे में आपको कम आता है, नहीं पता है, आपने वो स्किप कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया, लीव कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लीव करने का मतलब है कि चाहे वो 10 मार्कर है या 15 मार्कर है, वो पूरे मार्क्स जाएंगे। बट अगर एटलीस्ट आप उसमें कुछ अटैम्प्ट करते हो, मैं वेग अटैम्प्ट करने की बात नहीं कह रहा, ठीक है, कि पूछा कुछ जा रहा है लिख आप कुछ रहे हो, जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। दैट इज़ अगेन नॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स, आपको उससे भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, और बल्कि एग्जामिनर के ऊपर एक गलत इंप्रेशन अलग चला जाएगा कि ये बच्चे से पूछा कुछ जा रहा है, ये लिख कुछ और फालतू रहा है। तो उससे हो सकता है कि आपके आगे पीछे के क्वेश्चंस पर भी इम्पैक्ट पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ऐसा नहीं करना है, वेग आंसर नहीं करना है। बट हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी पता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिखिए। ऐसा नहीं कि 250 वर्ड्स का है और आपको लगे कि यार मुझे तो 50-100 ही वर्ड आते हैं इस टॉपिक पर, तो मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। तो नहीं, 50-100 भी आते हैं तो कोशिश करो कि 100 को एटलीस्ट 125-150 वर्ड तक किसी तरीके से थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखो, ठीक है। 250 वर्ड का है, 150 वर्ड भी आपने लिख दिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स कुछ तो मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो लिखा है वो कितना सही लिखा है, ठीक है। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बिकॉज हर एक एक क्वेश्चन में अगर आप 1-1 मार्क्स की बात भी करते हो, आधे आधे मार्क्स की बात भी करते हो, ठीक है, तो 12-13 नंबर, 14 नंबर भी अगर आपके पूरे पेपर में से अगर आप एक्स्ट्रा गेन कर लेते हो, और हर पेपर, मतलब मैं जीएस 1 2 3 4 की बात कर रहा हूँ, जीएस 4 में अगर आप हर पेपर में 12 मार्क्स भी एक्स्ट्रा गेन कर पा रहे हो आधे आधे करके भी, तो आप ये समझिए कि फाइनल मेरिट में वो 50 नंबर है। और 50 नंबर आपके, अगर आपने रिजल्ट देखे हो पास्ट में, तो 50 नंबर आपके नाम को मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर और बहुत नीचे कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए
हर एक एक नंबर आधे आधे नंबर का महत्व है मेंस में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। इसलिए मेंस की तैयारी बड़े आराम से करें, बड़े अच्छे से करें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। पहले दिन से आंसर राइटिंग करने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सर हमें तैयारी करे हुए अभी 1 हफ्ता हो रहा है, हमसे आंसर नहीं लिखे जा रहे, ठीक है। 1 हफ्ता छोड़ो, यहाँ लोगों को 2 साल के बाद आंसर लिखने नहीं आते, वो 2 साल के बाद नहीं लिख पाते, तुम 1 हफ्ते की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यू हैव टू बी पेशेंट, आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होगा और आराम से चीज़ें करनी होंगी, ये जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और इस तरीके के लोगों की बातों में नहीं आना है जो आपको ये कहते हैं कि पहले दिन से ही आंसर राइटिंग करनी ज़रूरी है। पहले दिन से जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो व्हाट यू विल राइट, अपने बारे में थोड़ी लिखोगे, है ना। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा बहुत चीज़ों को पहले पढ़ें, चीज़ों को समझें। फर्स्ट टाइम आप चाहे स्टैटिक पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम रीड करें। फर्स्ट टाइम रीड आप स्टैटिक बुक से कर रहे हैं तो डू नॉट ट्राई टू मेक द नोट्स, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए टिप्स बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को पता हो तो बकवास लग रही हो, टाइम पास लग रहा हो, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, है ना। वीडियो का ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जो लोग 1-2 साल पेपर दे चुके हैं, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस अनुभव हो गया है, वो तो चीज़ें समझते हैं, उनको तो समझ में आ गई हैं, उनको तो उनके एक्सपीरियंस या अनुभव ने सिखा दिया है। बट जो लोग न्यूबीज़ हैं, जो अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि करना है क्या है। उन्होंने मान लीजिए उनसे कह दिया गया है, उन्होंने कहीं पर देख लिया या उनसे किसी ने कह दिया कि क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है सारे सब्जेक्ट्स की। अब उन्होंने क्या किया कि क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाई, ठीक है, उसको पढ़ना शुरू किया। अब उनको लगेगा कि यार सिर्फ पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं, इसके नोट्स भी बनाने होंगे, है ना। तो वो नोट्स बनाएंगे, पहली बात तो वो बुक को पढ़ेंगे। अब जब वो बुक को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि यार इसमें कुछ नोट भी करना पड़ेगा, तो पहले वो बुक को हाईलाइट करना शुरू करेंगे, ठीक है। पहली रीडिंग में ही अगर आपने वो हाईलाइट करनी शुरू करी तो आप ये मुझसे गारंटी मान के चलिए कि वो चैप्टर का आप 95% या हो सकता है कि 100% भी हाईलाइट कर दो, ठीक है। या आप अगर पहली बार की रीडिंग के बाद नोट्स बना रहे हो तो ये भी चांसेस हैं कि आपने जो बुक में लिखा हुआ है वो आपने 95 to 100% आपने अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन कर लिया हो। क्योंकि पहली बार की रीडिंग में आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ टू बी नोटेड, व्हाट इज़ नॉट टू बी नोटेड, है ना। तो मैंने आपको इसके लिए टेक्निक बताई है, बहुत बार पहले भी बताई है, मैं फिर से आज रिपीट करता हूँ। आपको करना क्या है कि जस्ट स्टडी फर्स्ट टाइम। पहली बार आप किसी भी बुक से, ठीक है, एनसीईआरटी से, स्टैटिक बुक से, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड बुक से आप कुछ भी पढ़ रहे हो, पहली बार आप उसको पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको किसी ग्रंथ की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि पढ़ रहे होते हैं, कानों में ईयरफोन हेडफोन लगे होते हैं, कुछ म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं और चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। ये बात आप अपने मन से निकाल दें, इस ट्रेंड को, इस मतलब शो ऑफ को छोड़ दें कि वो बड़ा कूल लगता है, कुछ कूल नहीं होता है, ठीक है। नथिंग इज़ गोइंग टू बी कूल इन दिस डोमेन। जिस डोमेन में आपने कदम रखा है यहाँ पर कुछ भी कूल नहीं होना है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हार्ड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले दिन से जब से आप कोई चैप्टर या बुक पढ़ रहे हैं तो पहली बार में आप उसको पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको पहली बार में समझ में आ जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है, बट कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। और जैसे जैसे आप उसको समझेंगे, पहली बार आपने पढ़ा, आपने उसको समझने की कोशिश करी, ठीक, आपने कोई एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। लोग ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पहले देखने चाहिए, वो भी टेक्निक गलत है। क्योंकि पहली बार जब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है ना, कंटेंट का आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के भी क्या कर लोगे। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे हो, ठीक है, या पढ़ने का प्लान है आपका। उससे पहले आपने क्या किया कि आपसे कहा गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, तो आपने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने शुरू किए। अब आपको एक क्वेश्चन मिला, से फॉर एग्जांपल
इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। उसके जो साइट्स हैं या उसके जो वहाँ के फीचर्स थे, आर्किटेक्चरल फीचर्स थे या कुछ भी थे, उनके बेस पर एक क्वेश्चन था, ठीक है। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक एमसीक्यू था। अब आपने वो पढ़ा एमसीक्यू, अब आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। मान के मैं चल रहा हूँ कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आपने नाम सुना हो, बट इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। अब आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको पहली बात तो ये कि जब आपको कुछ पता ही नहीं तो वो क्वेश्चन आपने जो पढ़ा वो जस्ट रीड किया है, वो जस्ट पढ़ा ही है, उसके अलावा समझ में तो कुछ आया नहीं वो कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ पीछे बैकग्राउंड तो है ही नहीं माइंड में, ठीक है। अब आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया, या सपोज करो कि मेंस में कोई क्वेश्चन आया था, है ना, कि डिस्कस द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस भी तरीके का आर्किटेक्चर यूज़ होता था उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। बट आपको तो पता ही नहीं कि वहाँ का आर्किटेक्चरल फीचर क्या था क्या नहीं था, है ना। तो आपने क्वेश्चन जस्ट पढ़ा, एक रीडिंग करी और काम खत्म। ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू गो द रिवर्स वे। पहले आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को, टॉपिक को पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, स्टैटिक बुक से पढ़िए, ठीक है, मतलब सॉरी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। उसके बाद सिर्फ रीड कीजिए और समझिए, मेरा पहला पहला कहने का मर्थ यह है। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए। अब आपने कुछ चीज़ जो पीछे पढ़ी है ना, अब आपने क्वेश्चन देखा तो अब आपको आइडिया आएगा कि यार मैंने हाँ ये चीज़ पढ़ी, साइट्स के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने वहाँ के जो आर्किटेक्चरल फीचर्स थे, जो वहाँ का बरियल सिस्टम था, वो सब चीज़ें मैंने पढ़ी, तो उस पर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपने प्रीवियस ईयर के जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पिछले 10 12 15 साल के क्वेश्चन आए हैं, 20 साल में क्वेश्चन आए हैं, वो आपने देख लिए। अब आपको आइडिया लग गया कि हाँ इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में इस तरीके के सवाल पूछता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको आइडिया लग गया, नाउ यू गो नेक्स्ट राउंड। अब आपका नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। अब आपने वही सारा जो सोर्स है, ठीक है, जो भी आपके एनसीईआरटीज़ हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जहाँ पर भी ये चैप्टर कवर किया गया है, अब आप वापस से उसमें जाएंगे। और वापस से उसमें जाने के बाद अब आपका जो नज़रिया होगा पढ़ने का वो बदल जाएगा, क्योंकि पहली बार में तो आपको कुछ नहीं पता था कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। अब आपको पता है। अब आप जब उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम तो आपको वो चीज़ समझ में भी आ गई है। अब आप उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे और उसी तरीके से नोट डाउन भी करेंगे। आई होप समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो ये एक इस तरीके की प्रोसेस है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा इवोल्यूशन की प्रोसेस है कि एक बार पढ़ा, क्वेश्चंस देखे, समझ में आया, दोबारा पढ़ा, अब नोट डाउन किया, ठीक है, तब जाके काम होगा। अगर आपको लगे कि पहली बार में ही सब कुछ कर देना है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि पहली बार में ही पढ़ के, पहली बार में ही करके सब कुछ हम सफ़ा चट कर देंगे तो वो सफ़ा चट ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। होगा कुछ नहीं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए टाइम लगता है, इस एग्ज़ाम की प्रोसेस में टाइम लगता है। मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बाकी जो और एग्ज़ाम्स हैं जो उससे थोड़ा सा कम लेवल के हैं वो तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात करें, चाहे आप यूपीएससी की बात करें, दोनों का तैयारी का तरीका मैं कहूँगा कि लगभग लगभग एक सा है। हालांकि लेवल काफ़ी फ़र्क है, बट तैयारी का तरीका लगभग लगभग एक सा है, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न वही है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है ना। तो सिलेबस में थोड़ा बहुत कुछ अंतर होता है। जैसे स्टेट पीसीएस में आपका स्टेट का जो मतलब हर जो सब्जेक्ट होगा या हर जो पेपर होगा उसमें आपको स्टेट स्पेसिफिक भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पैटर्न में मतलब अंतर है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो जो तैयारी का तरीका है वो लगभग लगभग सिमिलर रहता है ना। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को इस चीज़ से, जो मतलब मैंने बोला, जो मैंने बताया, उससे कुछ हेल्प मिलेगी, है ना। और ख़ासकर जो नए लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ये बातें थी। बाकी जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, 2 3 साल जिनको हो गए हैं, वो तो आप खुद भी चीज़ें समझने लगे होंगे कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं या क्या कमियाँ रही हैं। और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी कमियों या गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट आर्टिकल हमें यहाँ पर और देखना है, कैफिया को लेकर। अब ये कैफिया बेसिकली कंटेक्स्ट में अभी क्यों आया है देखिए।
तो एक इंडियन अमेरिकन ऑथर है जिनका नाम है झुम्पा लाहिड़ी, हो सकता है आपने नाम सुना हो। इनको एक अवार्ड मिलने वाला था, दैट इज़ न्यूयॉर्क के नोगुची म्यूज़ियम अवार्ड। ठीक है, बट इन्होंने इस अवार्ड को डिक्लाइन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो नोगुची म्यूज़ियम है, इसने कुछ दिनों पहले अपने 3 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है कैफिया स्कार्फ पहना था। ये जो आपको यहाँ पर एक लेडी दिख रही है, ठीक है, इन्होंने जो इस तरीके का ये स्कार्फ पहना हुआ है, इसको कहा जाता है कैफिया स्कार्फ। ठीक है, ये एक ऐसा गारमेंट है जो बहुत लंबे समय से पैलेस्तीनियन नेशनहुड के साथ जुड़ा हुआ है, और इनका जो स्ट्रगल है, जो इनको जियोनिस्ट ने जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसके खिलाफ एक तरीके से ये प्रोटेस्ट को दर्शाता है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया था कि म्यूज़ियम ने अपनी पॉलिसी अनाउंस की है पिछले महीने कि जो भी एम्प्लॉय इस तरीके की क्लोथिंग या एसेसरीज़ यूज़ करेंगे या पहनेंगे जो जिससे किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल मैसेज, स्लोगन या सिंबल एक्सप्रेस होता होगा, तो उनको जो है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा। तो ये वहाँ की उनकी अपनी पॉलिसी थी, है ना, जो वहाँ का म्यूज़ियम है उसकी। अब इसके बाद आगे लिखा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेजर्ट सन। अब कैफिया इज़ वन ऑफ द मैनी स्कार्फ्स बॉर्न इन वेस्ट एशिया। ठीक है, वेस्ट एशिया में कई तरीके के स्कार्फ्स पहने जाते हैं, उनमें से कैफिया भी एक टाइप है। यूजुअली ये कॉटन का या उसका किसी ब्लेंड का बना होता है, मतलब मिक्स करके बना होता है, और जनरली वाइट इन कलर होता है। इसमें कुछ पैटर्न्स बने होते हैं जो कि पैलेस्तीनियन कल्चर, फ़िलिस्तीन की जो संस्कृति है, उसके कुछ एलिमेंट्स को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर एक नेट लाइक पैटर्न होता है जो कि फ़िशिंग नेट्स को रिजेंबल करता है, जो मछली पकड़ने वाला जाल है उसको रिजेंबल करता है, क्योंकि फ़िशिंग जो है वो इस रीजन में, पैलेस्तीन के रीजन में फ़िशिंग जो है वो एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके बाद एक दूसरा पॉपुलर पैटर्न है जो ऑलिव ट्रीज़ के लीव्स को डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर इसका पैटर्न बताया गया है। अब कैफिया जो है वो माना जाता है कि वो पहले यूज़ किया जाता था एज अ हेड कवरिंग टू शील्ड फ्रॉम द हार्श डेजर्ट सन एंड वॉज पॉपुलर अमंग द लोअर क्लासेस। तो पहले ये माना जाता था कि इसको अपना सर छुपाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट है तो बहुत तेज़ धूप लगती है, तो सर को छुपाने के लिए यूज़ किया जाता था, पहना जाता था, और ये जो लोअर क्लासेस हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर या प्रचलित था। अब ये एक पैलेस्टीनियन सिंबल है। तो ब्रिटिश जो है उन्होंने पैलेस्तीन का कंट्रोल गेन किया 1917 में, आफ्टर द फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, एंड अपोजिशन टू द ब्रिटिश रूल लेड टू कैफियाज यूज एज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी इन द 1930s। तो यहाँ पर जो ये ब्रिटिश रूल का अपोजिशन है, मतलब ब्रिटिश रूल का जो विरोध है, वो एक तरीके से कैफिए का जो यूज़ है ना, नेशनल यूनिटी के रूप में 1930s में इसका यूज़ किया गया। 1948 में जब इसराइल बनता है और उसके बाद जब अरब इसराइली वॉर होती है, तो 7.5 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस जो हैं वो अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए। तो कैफिया बिकम एन एक्सप्रेशन ऑफ पैलेस्टीनियन रेजिलेंस अगेंस्ट इसराइल्स ट्रीटमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस, कि जिस तरीके से इसराइल ने पैलेस्तीनिया या फ़िलिस्तीनियों के साथ व्यवहार किया, ये उसके अगेंस्ट जो उनका रेजिलियंस था उसको दर्शाने का एक सिंबल, एक एक्सप्रेशन बन गया। वॉन बाय बोथ दोज हु वर डिस्प्लेस्ड एंड दोज हु रिमेंड, मतलब जो लोग अपने घर से डिस्प्लेस हुए वो भी, और जो लोग रहे वो भी इसको पहना करते थे। द हेड ड्रेस कैप्चर्ड द इमोशनल कनेक्शन टू द लैंड। तो बेसिकली इसका एक वहाँ की जो ज़मीन है, मतलब फ़लस्तीन की, उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन गया। फ़िलिस्तीन के लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक लीडर हुआ करते थे यासिर अराफात, इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया 1970s के समय में। अब कैफिए पे बैन को लेकर बात करें तो वेस्ट में कैफिए को पहनना जो है वो बैन है, ठीक है, और इसको ये माना जाता है कि इट इज़ एन अपोजिशन टू इसराइल, कि ये इसराइल का विरोध है। तो स्कार्फ को जो है वो कई जगहों पर बैन किया गया है, कई बार बैन किया गया है। और पिछले साल जो 7 अक्टूबर को इवेंट हुआ है ना, जो ये हमास और इसराइल का, जहाँ पर अटैक, इसराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया और फिर रिटेलिएशन में ये वॉर शुरू हो गई, तो तब भी इसको जो है वो बैन किया गया है। और फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्रोविंस का जो लेजिस्लेचर है ना, प्रोविंस ऑफ विक्टोरिया का, उसने भी इस स्कार्फ को चैम्बर में बैन किया है। ठीक है, वहाँ की जो शॉन लियन है, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ द अपर हाउस, उनका ये कहना है कि दैट द गारमेंट काउंटेड एज सिम्बलिज्म दैट द होल चैम्बर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू गेट बिहाइंड एंड दस शुड नॉट बी वॉर्न।
ठीक है, कि कोई भी इस तरीके का गारमेंट जो है वो एक सिंबॉलिज्म दिखाता है, और तो पूरा का पूरा जो चैम्बर है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए इस तरीके की चीज़ें नहीं पहनी जानी चाहिए। लियन ऑल्सो टोल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट वाटरमेलन ईयर रिंग्स कुड नॉट बी वॉर्न। ठीक है, वाटरमेलन ईयर जो हैं वो भी नहीं पहने जाने चाहिए, क्योंकि वाटरमेलन जो है दैट इज़ ऑल्सो बीन यूज एज अ पैलेस्तीनियन सिंबल, क्योंकि वो पैलेस्तीनियन फ्लैग के साथ मैच करता है। हमने ये बातें पहले भी की है, बहुत पहले हम लोगों ने ये बात की है ना, कि किस तरीके से वाटरमेलन का यूज़ भी एक तरीके से पैलेस्तीनी के कल्चर से जुड़ा हुआ है, वहाँ का जो नेशनलिज्म है उससे जुड़ा हुआ है, और इसको भी एज सच मतलब वहाँ पर इजरायली के द्वारा इसको भी नहीं यूज़ करने दिया जाता। ठीक है, आपको याद होगा हमने इसका जिक्र कब किया था, अगर किसी को याद है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, हमने कब इस चीज़ का जिक्र किया था, मतलब किस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्योंकि जो उसका कलर होता है वाटरमेलन का, ग्रीन रेड, वो बेसिकली पैलेस्टीनियन फ्लैग से मिलता है। ठीक है, तो उसको भी इजरायली अथॉरिटीज़ के द्वारा पब्लिकली बैन किया गया है। नोटेबली कैफिया जो है दैट हैज़ ऑल्सो फ्लोन हैज़ बीन फ्लोन एज अ फ्लैग एट प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट। तो जो पैलेस्तीन के पक्ष में जो प्रोटेस्ट या आंदोलन होते हैं उसमें कैफिया को एज अ फ्लैग भी फहराया गया है। लेट 2000s में कुछ फैशन ब्रांड्स हैं जैसे यूएस बेस्ड अर्बन आउटफिटर्स और यूके के टॉप शॉप, इन्होंने कैफिया लाइक स्कार्फ्स बेचने शुरू किए, कैफिया जैसे दिखने वाले स्कार्फ्स बेचने शुरू किए। लेकिन पैलेस्तीन ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि एज सेलर्स प्रॉफिटिंग फ्रॉम देयर कल्चर विदाउट गिविंग ड्यू रिकग्निशन टू देयर हिस्ट्री, कि वो उनके देश को रिकग्निशन तो देते नहीं, उनके इतिहास को रिकग्निशन तो पहचान तो देते नहीं है, और बल्कि क्या कर रहे हैं कि उनके कल्चर, क्योंकि उनके कल्चर का पार्ट है ये, ठीक है, पैलेस्टीनियंस के, तो उनके कल्चर में से ये चीज़ें निकाल के उससे चीज़ें बना रहे हैं, है ना, उसके जैसे दिखने वाली चीज़ें बना रहे हैं और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसको लेकर वहाँ की जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ गए, है ना, कैफिए क्या है, क्यों इसका कंटेक्स्ट अभी आया है और क्यों इसको बैन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि आप में से जो भी लोग अगले साल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो वो ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। ठीक है, ऑल इन वन टेस्ट सीरीज, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सी सेट, है ना, और सिर्फ जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स भी है, जनरल स्टडीज़ भी है, करंट अफेयर्स भी है, सी सेट भी है, जो भी आप टेस्ट सीरीज चाहें वो ले सकते हैं। सारी के सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर कहीं पर कोई लिंक नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, बाकी आप में से जो लोग आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप मंथली ले सकते हैं एट लेस देन ₹2 पर डे में, आपको मिल जाता है 59 रुपीज़ में। ठीक है, जून जुलाई अगस्त के लॉन्च हो चुके हैं, सितंबर के भी मंथ एंड होने के बाद आ जाएगा। इसके बाद अगर आप 16 महीने की पीडीएफ लेना चाहते हैं, अवेलेबल है ओनली एट 680 रुपीज़। 12 महीने की पीडीएफ है ओनली एट 510 रुपीज़। ठीक, और इसी तरीके से 8 महीने की पीडीएफ 345 में मिल जाती है, और 4 महीने की ओनली एट 175। तो आप इसमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं। और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। उसमें अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे जो आईना सीरीज़ के फुल कोर्सेज़ हैं, चाहे मंथली हैं, 3 मंथ 6 मंथ्स के जो भी कोर्सेज़ हैं, अगर आप इनमें किसी में एनरोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी तो हमारा ये जो कोर्स है, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो 5 अक्टूबर से कोर्स शुरू हो रहा है, लेकिन कल इसका एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। ओनली 999 में आपको ये बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके आप इसकी अदर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ एनरोल भी कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, आपको हेल्प होती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारा भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी, मतलब थोड़ा सा हमें हेल्प होगी और आप लोगों का फ़ायदा ये होगा कि सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है,
चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश भी करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। और अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।